everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are here to discuss about War of Roses. So have you ever think about what happened after the age of Chaucer? What happened before the Elizabethan age? कि चौसर की एज के बाद क्या हुआ और एलिजाबेथ की एज के पहले क्या हुआ? Have you ever think about what is the age of revival and why a war earned a beautiful flowery name? How can a war named a War of Roses? So definitely we are here to discuss about all these answers also. So let's talk about it. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉर ऑफ रोजेस की, जो कि 1455 से 1485 तक चली. बट एक्चुअल में ये वॉर ऑफ रोजेस थी क्या? क्या ये सच में रोजेस के द्वारा लड़ी गई एक वॉर थी जिसमें रोजेस आपस में लड़ रहे थे? सो आंसर इज़ नो, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये वॉर ऑफ रोजेस थी क्या. तो वॉर ऑफ रोजेस, इसमें रोज़ अलग अलग पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये दो राइवल पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हुई हैं, जिसमें एक है हाउस ऑफ यॉर्क एंड दूसरी है हाउस ऑफ लैंसेस्टर. हाउस ऑफ यॉर्क जो है वाइट रोज़ के साथ है, यानी कि वाइट रोज़ रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस ऑफ यॉर्क को एंड रेड रोज़ रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस ऑफ लैंसेस्टर को. और ये दोनों पार्टी जिसके अंडर आती हैं उसका नाम है रॉयल प्लैंटेगनेट फैमिली. So the War of Roses were a series of 15th century English civil wars for the control of the throne of England fought between the two rival classes. तो ये जो War of Roses है ये दो अलग अलग पार्टीज़ हैं, राइवल पार्टीज़ हैं. ये सिविल वॉर हो रही थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी इंग्लैंड की थ्रोन को लेकर कि इंग्लैंड की थ्रोन अब कौन संभालने वाला है इसके ऊपर. तो हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंसेस्टर दो अलग अलग पार्टीज सामने आई, जिसमें एक रेड रोज़ के साथ थी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था रेड रोज़ और एक को रिप्रेजेंट कर रहा था वाइट रोज़. यानी कि हाउस ऑफ यॉर्क को वाइट रोज़ रिप्रेजेंट कर रहा है और हाउस ऑफ लैंसेस्टर को रेड रोज़ रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये दोनों आपस में लड़ रही थी क्योंकि इनको इंग्लैंड की थ्रोन चाहिए थी. सो एट द टाइम ऑफ चौसर, जिस टाइम पर चौसर थे उस टाइम पर हेनरी फोर्थ वहाँ पर किंग थे. इसके बाद हेनरी फिफ्थ आए, देन हेनरी सिक्स्थ केम. तो अभी हम बात करने वाले हैं हेनरी सिक्स्थ की. हेनरी सिक्स्थ ने जैसे कि 1422 में आए, 1445 में इनकी शादी हुई, मैरिड टू मार्गरेट ऑफ एंजो, एंड 1453 में लैप्स्ड इनटू इंसेनिटी एंड 1455 में ट्राइड टू रीस्टेब्लिश द थ्रोन. अब इसके बीच में क्या क्या कहानी हुई इसके बारे में जानते हैं. सो हेनरी सिक्स्थ जो आए वो हेनरी फिफ्थ के बाद आए थे, यानी कि 1422 में वो किंग बने, लेकिन जब वो थे वो सिर्फ 9 मंथ्स ओल्ड थे. इसके बाद 1445 में इन्होंने शादी की मार्गरेट से, जो कि क्वीन है, एक नोबल और स्ट्रॉन्ग विमेन है, फ्रेंच विमेन है. और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इनका, ये जो हेनरी सिक्स्थ है, इनका बहुत ही कम इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में और ये एक वीक रूलर कहलाए. इसकी वजह से ये अपनी क्वीन के कंट्रोल में थे, जो कि है मार्गरेट, जो कि एक फ्रेंच क्वीन है. इसके बाद जब ये 1453 में इनको डिजीज़ हुई तो इनकी थ्रोन को संभालने वाले थे रिचर्ड द ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो कि हमने अभी पढ़ा कि यॉर्क पार्टी, हाउस ऑफ यॉर्क और लैंसेस्टर के बीच में लड़ाई हो रही थी. तो जब तक हेनरी सिक्स्थ बीमार रहे उस टाइम पर रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क एक प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पर सामने आए, एक लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में, और इन्होंने इंग्लैंड की थ्रोन को संभाला. लेकिन जैसे ही 1455 में इन्होंने, हेनरी सिक्स्थ ने अपनी थ्रोन को रीस्टेब्लिश करना चाहा, वापस से अपनी थ्रोन को संभालना चाहा, तो ड्यूक ऑफ यॉर्क यानी कि रिचर्ड ने मना कर दिया. ड्यूक ऑफ यॉर्क टुक अप आर्म्स एंड स्टार्टिंग द वॉर ऑफ रोजेस. इन्होंने वॉर ऑफ रोजेस स्टार्ट कर दी एंड 30 ईयर्स तक ये वॉर चली, जो कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और कुछ टाइम का पीरियड ऑफ पीस, कुछ टाइम के लिए शांति भी रही, लेकिन कंटिन्यू ये वॉर चलती रही और 30 साल तक ये वॉर चलती रही. उसके बारे में हम जानते हैं. ये वॉर कंटिन्यू 30 सालों तक तो ऐसे ही चलती रही और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था. हेनरी सेवन्थ यहाँ पर किंग बने और जो ये लास्ट बैटल थी
बैटलफील्ड बोसवर्थ में हुई 22 अगस्त 1485 में, बट इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो 30 साल के बाद जो कंटिन्यू लड़ाई चलती रही, उसके बाद जो किंग बने वो हेनरी 7 बने। ये फर्स्ट ट्यूडर किंग थे। अब ये किंग कैसे बने? 30 साल की लड़ाई में तो कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, लेकिन फिर भी हेनरी 7 किंग बने। अब वो कैसे बने? इसका सॉल्यूशन ये इस तरह निकला कि ये बिलोंग तो करते थे हाउस ऑफ लैंसेस्टर से, यानी कि रेड रोज की तरफ से, लेकिन ये दोनों के बीच में खड़े हुए, क्योंकि बिलोंग तो करते थे हाउस ऑफ लैंसेस्टर से, लेकिन इन्होंने शादी की हाउस ऑफ यॉर्क में किसी की डॉटर से, तो जिसकी वजह से ये दोनों के बीच में एक तरीके से सॉल्यूशन लेकर सामने आए। सो अब ट्यूडर फैमिली जो है कंबाइन हो गई, यानी कि हेनरी 7 ने आकर इतने सालों की लड़ाई, 30 सालों की लड़ाई जो कंटिन्यू चल रही थी, उसको आकर ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों के बीच में आकर एक सॉल्यूशन लेकर आए और हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लेसेस्टर को एक ही बना दिया एक तरह से। तो अब इनकी लड़ाई फाइनली ख़त्म हो गई 30 सालों की, जिसमें हेनरी 7 जो है किंग बने। तो हेनरी 7 ने रूलिंग की 1485 से 1509 तक, यानी कि 24 ईयर्स। यहाँ पर इस टाइम पर पीस था, इंग्लैंड में शांति थी। इन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया और काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड में शांति आई और काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अब हम हेनरी 8 की। जहाँ हेनरी 4, 5, 6, 7 की हमने बात की, तो अब हेनरी 8 की बात करनी भी बहुत ही ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं हेनरी 8 के बारे में, जो कि जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेनरी 8 ने 6 बार शादियाँ की और इन्होंने जो रूलिंग की वो थी 1509 से 1547 तक, यानी कि 38 ईयर्स। अब इन्होंने 6 शादियाँ क्यों की, ये सवाल तो सबके मन में होगा ही, तो आइए जानते हैं। He married 6 times because he wanted a son and he was not able to get a son from his previous wife. उन्हें एक बेटा चाहिए था, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो अनेबल थी एक बेटे को पैदा करने में। तो जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी वो थी कैथरीन ऑफ अरेगन, यानी कि क्वीन ऑफ अरेगन। शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस अ बॉय, शी गेव बर्थ टू अ डॉटर मैरी। तो इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मैरी, लेकिन यहाँ हेनरी को तो एक बेटा चाहिए था, हेनरी 8 को, तो उन्होंने अपनी बेटी मैरी और कैथरीन को बैनिश कर दिया और उन्हें कैथरीन की जो ये बेटी थी मैरी, उसको इलीगल घोषित कर दिया और उसे बैनिश कर दिया। बट ये सब कुछ पोप की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता था, क्योंकि पोप ही वहाँ पर था जिसकी सारी बात मानी जाती थी, कैथोलिसिज्म था और सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता था। रोम में सब कुछ पोप कंट्रोल करता था उस टाइम पर, और पोप जो है वो हेनरी 8 की सेकंड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ था। तो ये बात आगे तक पहुंचाई गई, तो फर्स्ट एक्ट पास किया गया, फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, जिसमें हेनरी ने सारी पावर अपने कंट्रोल में ले ली और पोप की कोई बात को मानना ज़रूरी नहीं माना जाता था। तो फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, यानी कि सारी पावर जो है किंग के हाथ में है। अब कैथोलिसिज्म की बात मानना कम हो गया, सब कुछ कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग या पोप के अकॉर्डिंग चलना बंद हो गया। तो एक नया चर्च सामने आया, चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसे एंग्लिकन चर्च के नाम से जाना गया। तो उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता था, सारी पावर किंग के हाथ में थी। इसीलिए किंग ने दूसरी शादी की एन बुलीन से। सो ये जो एनी बुलीन है, ये न्यू क्वीन थी किंग की, लेकिन इसके बहुत सारे मिसकैरेज हुए और यहाँ एन बुलीन ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था एलिजाबेथ, जो आगे चलकर क्वीन भी बनती है। लेकिन यहाँ हेनरी 8 एलिजाबेथ को भी इलेजिटिमेट चाइल्ड घोषित कर वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद ये तीसरी शादी करते हैं जेन सरमोर से, जहाँ पर इनको एक बेटा होता है प्रिंस एडवर्ड, जो कि प्रिंस बनता है आगे जाकर। फिर इसके बाद ये शादी करते हैं, ये चौथी शादी भी करते हैं एनी ऑफ क्लीव से। इसके बाद 5th कैथरीन होवर्ड एंड 6th कैथरीन पर से। तो अब जानते हैं हेनरी 8 के बच्चों ने किस तरह रूलिंग की। तो हेनरी 8 ने रूलिंग की 1509 से 1547 तक।
इसके बाद इनको बेटा चाहिए था, जिसकी वजह से ये सारी क्वीन को और उनके बच्चों को, उन लड़कियों को बैनिश करते जा रहे थे। लेकिन बेटा हो गया था एडवर्ड, जिसने रूलिंग की 1547 से 1553 तक, जो कि बहुत ही कम टाइम पीरियड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एडवर्ड जो थे वो रूलिंग करने में कहीं ना कहीं अनेबल थे, क्योंकि उनको कोई डिजीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से उनका रूलिंग का टाइम पीरियड काफ़ी कम था, उनकी रेंग का टाइम पीरियड। इसके बाद मैरी ने रूलिंग की 1553 से 1558, जो कि अपने आप में कम ही टाइम पे है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैरी की माँ थी कैथरीन, क्वीन ऑफ अरेगन, वो कैथोलिक थी, और बाकी सारी क्वीन जितनी भी थी हेनरी VIII की, वो सारी की सारी प्रोटेस्टेंट थी। तो इसीलिए ये जो कैथरीन, उसकी बेटी मैरी, इसने जब रूलिंग की तो इसने सारे प्रोटेस्टेंट को वहाँ से निकालना शुरू किया, और चारों तरफ क्योस फैल गया, ब्लडशेड फैल गया। इसीलिए इस क्वीन को ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। सो ये जो टाइम पीरियड था 1553 से 1558 तक का, ब्लडी मैरी का टाइम पीरियड, ये बहुत ही ब्लडशेड वाला टाइम था, क्योंकि चारों तरफ लोगों को मारा जा रहा था, प्रोटेस्टेंट को बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि ये चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक धर्म को मान्यता दी जाए। इसके बाद आती हैं एलिजाबेथ, जो कि हम सभी जानते ही हैं, 1558 से 1603 तक, और ये जो टाइम पीरियड था ये गोल्डन टाइम के नाम से जाना गया। काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी जाने लगी, और ये जो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड अपने आप को देखता था कि चारों तरफ समुद्र है, वो वहाँ से बाहर जाकर दूसरी दुनिया को भी देखना शुरू करा उन्होंने। यानी कि हम कह सकते हैं एक अलग वर्ल्ड उन्हें मिला, जाकर उन्होंने सर्च की और अलग अलग तरीके के काम करने शुरू किए, एजुकेशन को बढ़ावा मिला। और एज़ वी ऑल नो अबाउट एलिजाबेथन एज को तो गोल्डन एज माना ही जाता है, क्योंकि इस टाइम पर पीस था, हर एक चीज़ में काफ़ी लॉजिक हमें देखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी भी सर्चिंग से रिलेटेड हो। तो ये गोल्डन टाइम था एलिजाबेथन की एज का, कि एलिजाबेथन एज जो है वो गोल्डन टाइम था इंग्लैंड के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये जो वॉर ऑफ रोजेस थी ये कैसे लड़ी गई 1455 से 1485, ये 30 सालों का टाइम पीरियड। और जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुई तो हेनरी VII गद्दी पर आए, उन्होंने थ्रोन संभाली। हेनरी VII के बाद हेनरी VIII आए, जिन्होंने 6 शादियाँ की, धीरे धीरे करके उनके बच्चे आए थ्रोन पर, उन्होंने थ्रोन को संभाला। और फिर फाइनली एलिजाबेथ आई, जिन्हें वर्जिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और फिर ये गोल्डन एज शुरू हुई। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एलिजाबेथ की एज से पहले क्या हुआ और चौसर की एज के बाद क्या हुआ। आखिर ये बीच का ये जो टाइम पीरियड था 30 सालों का, ये जो 1455 से 1485, ये 30 सालों तक वॉर क्यों चली, कैसे चली, और उसके बाद एलिजाबेथ कैसे आई, और मैरी कब थी, यानी कि क्वीन मैरी कब थी, एडवर्ड कब थे। सो आई होप ये सारा टाइम आपको क्लियर हो गया है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।